नमस्कार दोस्तों, आईसी पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर मैं आनंद सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और आज मॉडर्न हिस्ट्री में असहयोग के बाद की परिस्थितियों से उपजा एक नया राजनीतिक संगठन खिलाफत स्वराज पार्टी, उसकी हम चर्चा करेंगे। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा इलाहाबाद में की जाती है। कुछ फैक्चुअल बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में इसके पीछे के कारण, परिस्थितियां, मूल्यांकन और फिर इसका क्या करूंगा, अंत करूंगा इस चैप्टर का। जैसे खिलाफत स्वराज पार्टी का अगर हम बेसिक फैक्ट देखें तो इसकी स्थापना जो है कब होती है? मार्च 1923 में। इसकी यदि हम सदस्यता को देखें कि सदस्य कौन कौन है तो इसमें पता चलेगा कि संस्थापक कौन कौन है। अगर उसकी हम चर्चा कर लें तो इसमें आपको संस्थापक कौन दिखाई पड़ेंगे? वो दिखाई पड़ते हैं आपके सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और उनके साथ मोतीलाल नेहरू आपको जो है इसमें शामिल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल और भी आपके बहुत सारे अलग लोग हैं जो इस संगठन के बाद में मेंबरान बनते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के होते हुए एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या पड़ती है? किस परिस्थिति में आपके सीआर दास और मोतीलाल जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेताओं को इस्तीफा देना पड़ता है और एक नए दल की आवश्यकता पड़ती है? उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमियां हैं जिनको हम जल्दी से समझ लें तो बेहतर रहेगा। पृष्ठभूमियां कुछ ऐसी बनती हैं कि 1922 में जब आपके महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को जब समाप्त कर दिया जाता है चौरी चौरा कांड के बाद, तो आप ये समझिए कि उसके बाद कांग्रेस के दो धड़े एक बार फिर से होने को तैयार थे। ठीक है, परिस्थितियों की बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में आपके खिलाफत स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि असहयोग के समापन से कई असंतुष्ट कांग्रेसी नेता कई दिग्गज कांग्रेसी जो थे वो असंतुष्ट थे। पहली बात तो आप ये परिस्थिति समझिए कि वो महात्मा गांधी के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे और ऐसे में उन्होंने क्या किया, कुल दो वर्गों में हमने कांग्रेस का जो है, दो वर्ग कांग्रेस से देखे। एक थे परिवर्तनवादी, ठीक है, तो कांग्रेस के इस धड़े के लोग कहलाते हैं प्रो चेंजर्स। क्या कहलाते हैं? प्रो चेंजर्स। कौन थे प्रो चेंजर्स, बताता हूं अभी। और दूसरे कांग्रेस का जो धड़ा देखा गया वो कहलाया अपरिवर्तनवादी। इन्हें हमने बोला नो चेंजर्स, यानी इन्होंने किसी भी प्रकार के परिवर्तन की बात नहीं कही। ये कौन थे और ऐसी बातें कहां शुरू हुई? दरअसल असहयोग की समाप्ति के बाद कांग्रेस की रणनीति का मूल्यांकन होना था, रणनीति का निर्धारण होना था कि असहयोग की समाप्ति के पश्चात कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आधार बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश, है कि नहीं? आधार क्या बनाया गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश का जो ये आपके विचार है, ये आपके इस विभाजन का आधार बनता है प्रवेश। तो अब जो प्रवेश के सहमत थे कि हाँ प्रवेश लेना चाहिए, वही कहलाते हैं आपके परिवर्तनवादी यानी प्रो चेंजर्स। कि अब हमें सरकार का विरोध सरकार से बाहर सड़क और चौराहे पे नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके करना चाहिए। जबकि जिनका यह कहना है कि सरकार का हम किसी भी प्रकार से अंग नहीं बन सकते, सरकार का अंग बनना यानी शोषण का अंग बनना, और इस प्रकार से हम इन इलेक्शंस में भाग नहीं ले सकते, ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे नो चेंजर्स यानी अपरिवर्तनवादी। ठीक, सरकार को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इससे पूरा का पूरा जो कांग्रेस सत्र डिस्टर्ब रहा वो था 1922 का गया कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष आपके सीआर दास थे। अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास। और गया कांग्रेस में क्या तय किया जाना था? गया कांग्रेस में यह तय किया जाना था कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाग लेगी कि नहीं लेगी। लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो आपके होने वाले थे, काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं,
ये आपके गया कांग्रेस का सबसे मुख्य विषय था, लेगी या नहीं। तो अंततः कांग्रेस में अपरिवर्तनवादियों का बोलबाला था। अपरिवर्तनवादियों में कौन थे? अपरिवर्तनवादियों में महात्मा गांधी थे, अपरिवर्तनवादियों में जवाहरलाल नेहरू थे, अपरिवर्तनवादियों में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अपरिवर्तनवादियों में आपके सी राजगोपालाचारी थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो इन्होंने जो है 1922 की गया कांग्रेस में प्रस्ताव क्या पारित किया कि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगी। कांग्रेस क्या करेगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव में भाग नहीं लेगी, ये कांग्रेस ने डिसाइड किया। अब कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया है तो इससे कई लोग खुश नहीं थे, और कई लोग खुश नहीं थे। वो कौन लोग थे? वो लोग थे आपके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार विट्ठल भाई पटेल और भी बहुत सारे ऐसे नेता जिनका यह मानना था कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। तो ऐसे में फिर क्या होगा? आपके सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये क्या करेंगे? आपके कांग्रेस से रिजाइन कर देंगे। ये लोग क्या करते हैं? कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं, और कांग्रेस से रिजाइन करके फिर ये क्या करते हैं? आपके इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में। भाई कांग्रेस से रिजाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका काम करने का तरीका अलग होना था, और कांग्रेस के जो अपरिवर्तनवादी लोग हैं उनका काम करने का तरीका अलग होना था। तो ऐसे में इलाहाबाद में इन लोगों ने एक पार्टी की स्थापना की, और वही पार्टी क्या कहलाती है? स्वराज पार्टी। वही पार्टी क्या कहलाती है? स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी ने, अगर मैं आपको बताऊं कि अपना उद्देश्य क्या रखा, अपना लक्ष्य क्या रखा, तो इनका यह कहना था कि हमारे लक्ष्य जो है वो कांग्रेस से इतर नहीं है। इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि भारत को स्वराज दिलाएंगे, ठीक है, कि भारत को हम स्वराज दिलाएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? आपके सरकारी कामकाज में बाधा डालेंगे। यानी इनका मतलब था कि हम सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं ऐसा कह रहे हैं, हम सरकारी कामकाज में आपके क्या करेंगे? बाधा डालेंगे, है ना। काम रोको की नीति इनकी आपके जो है चलती दिखाई पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे? महत्वपूर्ण बिलों पर, जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आपके विधेयकों पर सरकार का ध्यान खींचेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि उन महत्वपूर्ण बिलों पे जो है बातचीत करें। तो कुल इस प्रकार से जो है आपके कई जो है उद्देश्यों के साथ, कई लक्ष्यों के साथ जो है आपके स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में कर दी जाती है, और बहुत सारे लोग इसके जो है मेंबर तेजी से बनना शुरू हो रहे थे। एटलीस्ट वो सारे के सारे लोग जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट थे, वो सारे के सारे लोग जो क्रांतिकारी मार्ग की तरफ नहीं जाना चाहते थे, वो सारे के सारे लोग जो क्रांतिकारी मार्ग में भले न जाना चाहे बट गांधीवादी तरीके में भी उनका विश्वास नहीं हो पा रहा था, ऐसे सारे के सारे लोगों को हमने क्या देखा? आपके खिलाफत स्वराज पार्टी को ज्वाइन करते देखा। खिलाफत स्वराज पार्टी के सदस्य आपके मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कभी ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस से इतर काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि वो कांग्रेस के सहयोगी के तौर पर काम करना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ मेंबरान सदन के बाहर से विरोध दर्ज कराएं, और कांग्रेस के कुछ मेंबरान सदन के भीतर जाके वही काम करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि या तो आप धरना दे लो, और धरना दे लो कहां? संसद के बाहर दे लो, उससे सरकार पे दबाव बनाओ। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाहर से सरकार को कोई असर नहीं पड़ता है, आप क्या करिए कि सरकार के सामने बैठिए जाकर, विपक्ष में बैठिए जाकर, और सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण विषयों की तरफ दिलाइए जाकर, यानी सदन के भीतर जाइए। तो यहां पे आप क्या देखेंगे? इसी अंतर्विरोध का, इसी मतभेद का कारण आपकी स्वराज पार्टी बनती है, और फिर स्वराज पार्टी क्या करती है? अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। 24 में जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, है कि नहीं? 24 में क्या होता है? आपके लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं, काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं उसका आप क्या देखेंगे? उसका बाकायदा आप रिजल्ट ये देखेंगे कि चुनाव के निर्णय और ये चुनाव कहां हुए? केंद्रीय विधायिका में। कहां? केंद्रीय विधायिका में, जहां पर आपके 42 सीटें प्राप्त होती हैं 100 में से, 100 या 101 सीटों में से इनको कितनी सीटें प्राप्त होती हैं? लगभग 42 सीटें, 101 सीटें रहती हैं टोटल।
तो 101 सीटों में से आपके 42 सीटें किसको प्राप्त होती हैं? ये प्राप्त होती हैं आपके स्वराज पार्टी को। यानी बहुमत तो हासिल नहीं होता है, बट बहुमत के करीब तक चली जाती है स्वराज पार्टी। यानी सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर स्वराज पार्टी आपको उभर के आती दिखाई पड़ती है। अब इस केंद्रीय विधायिका में जो 42 सदस्य चुने गए हैं, इनके क्या क्या काम थे और खिलाफत स्वराज पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही थी, उसका हम देखते हैं आपके अनुमोदन कैसे होता है। इन्होंने सबसे पहले जो आपके कुछ करना शुरू किया उसे हम देखते हैं, वो था बंगाल एग्रीमेंट। क्या था? बंगाल एग्रीमेंट। इन्होंने बंगाल एग्रीमेंट किया था, जिसको कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया था। बंगाल एग्रीमेंट क्या था, सिंपल समझिए, ठीक है। ये ढाका में 1923 में किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा। ये ढाका में 1923 में किया गया। इसमें क्या कोशिश की गई कि मुस्लिम समाज का समर्थन पाने के लिए हिंदू मुस्लिम समन्वय का एक उपकरण बना। ये हिंदू मुस्लिम समन्वय का स्थापना के लिए ऐसा एक बंगाल एग्रीमेंट किया जा रहा है। इसमें खास बात क्या थी कि बंगाल प्रशासनिक सेवाओं में, कहा? बंगाल प्रशासनिक सेवा में आपके ये लोग क्या बोलेंगे कि 55% आरक्षण मुस्लिमों को देना हम स्वीकार करते हैं। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा जो है आपके पृथक प्रतिनिधित्व जो है वो भी स्वीकार कर लिया जाता है। पृथक प्रतिनिधित्व किसका? जो मुस्लिमों को 1909 में प्रदान किया गया था, उसको भी क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। देखिए, ऐसा खिलाफत स्वराज पार्टी केवल अपना मैंडेट यानी अपना जो जनादेश है उसको और जो अपना जनाधार है उसको मजबूत करने के लिए कर रही है। मैं कह सकता हूं कि स्वराज पार्टी के भीतर जो कुछ लीडर्स थे, उनमें कुछ में से, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं कि सबका ऐसा हाल था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के भीतर सत्ता के प्रति जो एक आकर्षण होता है उसकी भावना थी। इसीलिए सारे के सारे हथकंडे अपनाना और तुष्टीकरण की जो आपके एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि बंगाल प्रशासनिक सेवाओं में 55% मुस्लिमों का हिस्सेदारी या पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार लेना, ये जो तुष्टीकरण करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं, ये इसी सत्ता के प्रति आकर्षण की भावना को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है। ऐसे ही एक एग्रीमेंट इनका होता है आपके किससे? गांधी और दास एग्रीमेंट होता है। किसका? गांधी और दास एग्रीमेंट। तो गांधी और दास पैक्ट भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है नवंबर 1924 में। कौन सा एग्रीमेंट आके निकल के आता है? देखिए, नवंबर 1924 में आपके गांधी और दास पैक्ट भी साइन किया जाता है। ये गांधी और दास पैक्ट बेसिकली आपके समझिए कि कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था। क्या था ये सीआर दास और महात्मा गांधी के बीच का ये गांधी और दास पैक्ट? इसमें कई आपके जो है कार्यक्रम जो है कांग्रेस ने स्वराज पार्टी के एक्सेप्ट किए और कई कार्यक्रम स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के एक्सेप्ट किए। जैसे कांग्रेस के इन्होंने कौन कौन से कार्यक्रम एक्सेप्ट किए कि भाई सबके सब लोग जो है 100 वर्ग गज जो है आपके कम से कम जो है धागा चुनेंगे, है कि नहीं? धागा सूत काटेंगे, खादी का प्रचार करेंगे, जो कि आपके कांग्रेस के कार्यक्रम बनते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सीआर दास और आपके महात्मा गांधी के बीच में, जब महात्मा गांधी आजाद होकर आते हैं जेल से, तो एक समझौता होता है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके गांधी दास पैक्ट। क्लियर है कि नहीं? अब सवाल ये बनता है कि स्वराज पार्टी तो स्थापित हो गई है, लेकिन स्वराज पार्टी जो है आपके वो काम क्या करने वाली है कि नहीं? कि स्वराज पार्टी जो है ये काम क्या करने वाली है? तो स्वराज पार्टी ने आपके देखिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया था और बकायदा इन्होंने जो है 42 सीटों पर विजय भी हासिल कर ली थी। तो खिलाफत स्वराज पार्टी ने अगर इतना कुछ प्रयास किया है तो इनकी उपलब्धियां क्या थी? अगर हम देखें कि इनकी अचीवमेंट्स क्या थी, तो उपलब्धियों में आपके कई बेहतर और कई आपके कम बेहतर बातें दिखाई पड़ सकती हैं। उपलब्धियों जैसे अगर हम बात करेंगे तो भारत को पहला भारतीय स्पीकर मिलता है, जैसे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, जो कि आपके स्वराजी थे। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधायिका के पहले भारतीय स्पीकर बनके निकल आते हैं, पहले भारतीय स्पीकर चुने गए। और ये उपलब्धि इनको कब प्राप्त होती है? ये उपलब्धि इनको प्राप्त होती है 1925 में। ठीक है। पहले स्पीकर चुने जाते हैं। ये पहले स्पीकर का सिंपल सा अर्थ क्या है? ये पहले स्पीकर का सिंपल सा अर्थ ये है कि आज जैसे लोकसभा के आप स्पीकर को देखते हैं, उस समय लोकसभा और राज्यसभा जैसे दो सदन नहीं हुआ करते थे, है कि नहीं?
तो ऐसे में आप क्या देखोगे कि बकायदा जो है विट्ठल भाई पटेल जो एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे उसके भारतीय अध्यक्ष बन के तौर पर निकलते हैं। ठीक है कि नहीं। उपलब्धियों में जैसे बीएस मुंजे को बहुमत प्राप्त होता है, तो मुंजे को मध्य प्रांत में सरकार बनाने का अवसर, परंतु इनकार। मध्य प्रांत में सरकार बनाने का अवसर, परंतु मुंजे ने क्या किया, इनकार कर दिया कि देखिए सरकार बनाने के लिए तो खिलाफत स्वराज पार्टी में आया ही नहीं है। वो सरकार बना के सरकार एंजॉय करने के लिए नहीं आया, वो सरकार के कामकाज को रोक कर उसको जनोपयोगी जनहित में जो है मोड़ने के लिए सरकार में इस चुनाव में भाग लेने आए। तो मुंजे महोदय ने क्या किया कि आपके देखिए मध्य प्रांत में जो सरकार बनाने का अवसर था उसको भी त्याग दिया। ठीक है कि नहीं। अब जैसे बजट अगर भारतीय के पक्ष में नहीं आता था तो ये लोग क्या करते थे, हंगामा करके बजट अस्वीकार कर देते थे। ये लोग क्या करते थे, बजट अस्वीकार कर देते थे। महत्वपूर्ण बिलों पर जो कि सरकार के हित में थे उनको पारित ना होने के लिए, या जो ऐसे बिल जिसपे भारत के हित है और सरकार ध्यान नहीं दे रही, उन बिलों को सदन में लाने के लिए महत्वपूर्ण बिलों पर क्या करती थी, ये बकायदा काम रोको रणनीति का प्रयोग करती थी। किसका प्रयोग करती थी, काम रोको रणनीति का प्रयोग। कांग्रेस से अलग ना होकर भी ये जो संगठन है आपके, ये काफी ठीक ठाक ढंग से जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपके कांग्रेस के सहयोगी या कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एक बेहतर काम करता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ अचीवमेंट दिखाई पड़ेंगे, जैसे कपास एवं नमक पर जो अच्छा उत्पादन शुल्क लिया जाता था उसको कम करवा दिया। कपास एवं नमक पर आरोपित उत्पाद शुल्क क्या किया, कम कराया। पब्लिक सेफ्टी बिल का नाम आपने सुना होगा, है कि नहीं। पब्लिक सेफ्टी बिल का अगर आपने जब नाम सुना होगा तो क्या कराया गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल, उस पर सरकार को पराजित किया। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। और क्या होगा, सरकार को पराजित किया। भारतीय सेना का इन्होंने क्या किया, भारतीयकरण करने की बात कही। ठीक है, भारतीय थल सेना के भारतीयकरण का भी प्रस्ताव इन्होंने रखा, जिस पर एक कमेटी भी स्थापित की जाती है। और भारतीय सेना के भारतीयकरण के लिए जिस कमेटी की स्थापना की जाती है उस कमेटी का नाम था सैंडहर्स्ट कमेटी, जिसको आपके क्या कहते हैं, स्क्रीन कमेटी भी कहा जाता है। किस कमेटी की इन्होंने स्थापना करवाई, सैंडहर्स्ट कमेटी की। और सैंडहर्स्ट कमेटी के आपको अध्यक्ष कौन दिखाई पड़ते हैं, इस सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष आपको एक अंग्रेज अफसर दिखाई पड़ते हैं। और इस सैंडहर्स्ट कमेटी का काम क्या था कि भारतीय थल सेना का क्या पूरी तरह से भारतीयकरण किया जा सकता है, कि मतलब उसपे आपके सिपाही से लेकर आपके मध्य वर्ग के पदों पर केवल भारतीय हो, अंग्रेज ना हो। और इस कमेटी को मैंने आपको क्या बताया कि स्क्रीन कमेटी बोला जाता है कि नहीं। और स्क्रीन कमेटी इसको इसलिए बोला जा रहा है, स्क्रीन समिति इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अध्यक्ष एंड्रयू स्क्रीन थे। इसके अध्यक्ष कौन है, एंड्रयू स्क्रीन। और इसी कारण से इस समिति का एक नाम क्या पड़ता है आपके, स्क्रीन कमेटी या स्क्रीन समिति। ठीक है कि नहीं। तो ये आपके एक उपलब्धि के तौर पे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक मुंडी मैन कमेटी की स्थापना भी आपके इनकी उपलब्धि के तौर पर देखी जाती है। कौन सी कमेटी, मुंडी मैन कमेटी। इतिहास में ये पूछा गया, मुंडी मैन कमेटी। ठीक है कि नहीं। तो मुंडी मैन कमेटी की स्थापना जो है आपके 1924 में की गई थी। और मुंडी मैन कमेटी की स्थापना किस लिए की गई थी, ये जो सदन में बार बार रोक आ रही है ना, सदन की कार्यवाही में व्यवधानों की जांच के लिए, व्यवधानों की जांच के लिए जो है एक मुंडी मैन कमेटी आपके यहां पर दिखाई पड़ेगी, है कि नहीं। तो व्यवधानों की जांच के लिए भी जो है आपको एक मुंडी मैन कमेटी का जो है बकायदा क्या कहते हैं आना दिखाई पड़ रहा है।
अब यहां पर हम इस अगर स्वराज पार्टी का मूल्यांकन करेंगे कि स्वराज पार्टी सफल पार्टियों में गिनी जाए या असफल पार्टियों में गिनी जाए, तो मैं आपको कह सकता हूं कि कई मायनों में स्वराज पार्टी की जो भूमिका थी, जो उद्देश्य था इनकी स्थापना का, है कि नहीं, वो आपके ये कह सकता हूं कि काफी हद तक पूरा होता दिखाई पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि इनके जो आपके सदस्य हैं वो आपस में कंफ्यूज थे। उनमें से कईयों के भीतर सत्ता का लाभ था। जैसे बाद में आप क्या देखोगे कि आपके जिन्ना, अब जैसे इसका अगर हम देखें, इसका मूल्यांकन करें, अगर हम इसका पूरा इवेल्युएशन करें, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि कई मुद्दों पर यह सफल रहती है, कई मुद्दों पर इसने अपनी प्रासंगिकता दिखाई। जैसे मैंने आपको पब्लिक सेफ्टी बिल वाला देखिए पीछे लिखा है कि नहीं, पब्लिक सेफ्टी वाले बिल पर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेफ्टी बिल पर भी काफी सफल रहते हैं। हाँ, पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार को पराजित किया, ठीक बात है। तो कई मुद्दों पर क्या है, ये अपनी प्रासंगिकता सफलता से साबित करते हैं, सफलता से साबित करेंगे। परंतु फिर आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा, फिर आपको यहां पर यह दिखाई पड़ेगा कि जैसे बाद में नेताओं में मतभेद आ जाते हैं, बाद में इसके सदस्यों में मतभेद देखा जाता है, बाद में इसके सदस्यों में आपके क्या देखेंगे, आप मतभेद देखेंगे। जैसे सबसे बड़ा मतभेद तो आपके मोतीलाल नेहरू और जिन्ना के बीच आ चुका था, मुस्लिम कार्यक्रम को लेकर, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में आपके क्या दिखाई पड़ेगा कि कुछ मतभेद आपके दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कई सांप्रदायिक ताकतें थी जो कि इनको यानी आपके स्वराजियों को झुकाना चाहती थी, ये कह सकता हूं कि स्वराजियों से जबरन अपनी बात मनवाना चाहती थी, है कि नहीं। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि आपस में अंतर्विरोध प्रारंभ हो जाते हैं, और जब आपस में अंतर्विरोध शुरू हो जाते हैं तो क्या होगा कि इसके पतन की, ये कह सकता हूं कि इसके प्रभाव को हम धीरे धीरे कम होते देखना शुरू कर देंगे, ठीक है कि नहीं। 1926 में जब इलेक्शन होता है तो उसको इतनी सफलता अधिक प्राप्त नहीं होती। 1926 में हर 2 वर्ष में चुनाव हो रहे थे, तो 1926 में वो चुनाव में पार्टी को सफलता अधिक नहीं, ठीक है कि नहीं। कई जगहों पर जहां पर इन्होंने चुनाव में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन सारी सारी जगहों पर इनका प्रदर्शन कमजोर देखा जाता है। सीटों की संख्या का नुकसान अगर देखें तो वो भले ही केवल आपको कितना दिखाई पड़ेगा, सीटों की संख्या का नुकसान भले ही आपको केवल और केवल आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई 42 सीटें जीते थे तो केवल 40 सीटें आपको दिखाई पड़ेंगी। लेकिन सीटों से ज्यादा नुकसान स्वराज पार्टी के प्रभाव का था कि कईयों को यह महसूस हुआ कि स्वराज पार्टी आपके अपने उद्देश्यों से भटक कर कहीं ना कहीं अपने सत्ता सुख को ज्यादा तवज्जो यानी ज्यादा तरजीह यानी ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर रही है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि खिलाफत स्वराज पार्टी की जो छवि है वो धीरे धीरे धूमिल होना शुरू हो जाएगी। और आप ये समझिए कि 1930 में, ठीक है, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और सीआर दास की मृत्यु जब हो जाती है, तो इसके बाद स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। सीआर दास की मृत्यु, प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में पार्टी का अंत हो जाता है, पार्टी का अंत हो जाता है। तो खिलाफत स्वराज पार्टी का कोई बहुत ज्यादा सवाल तो देखिए इस पर नहीं बनने वाले हैं, बट ये 2-3 आपके टेक्निकल टर्म्स थे, जैसे सैंडर्स कमेटी, मुंडी मैन कमेटी, और विट्ठल भाई पटेल का लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना जाना, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू का इस संगठन में साथ आना, फिर उनका मतभेद होना, और जब तक महात्मा गांधी ने कोई नया आंदोलन शुरू नहीं किया तब तक आपके सदन के भीतर से सरकार को परेशान करने का जो एक उद्देश्य कांग्रेस न्यूट्रल रही जिस दौरान, उस दौरान स्वराज पार्टी ने मुकम्मल किया। स्वराज पार्टी को हम उपलब्धि है ये कह सकता हूं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री सक्सेस के तौर पर, एक सफल पार्टी के तौर पर हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय केवल और केवल आपके बहुत केवल और केवल स्वराज पार्टी निकल के आती है, ठीक है कि नहीं, और भी बहुत सारी पार्टियां आपके निकल के आएंगी। जैसे आपको यूनियनिस्ट पार्टी आपको दिखाई पड़ती है, कौन सी, यूनियनिस्ट पार्टी जो है उसका गठन भी आपके पंजाब में दिखाई पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी मैं इसी में लिख दे रहा हूं कि इस समय कई और अन्य राजनीतिक दल भी आपके निकल के आते हैं जिनकी स्थापना आपके इसी समय में हुई थी जबकि कांग्रेस में शांति थी, ठीक है कि नहीं।
तो अन्य राजनीतिक दलों में आपको एक पार्टी दिखाई पड़ रही है, यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है? यूनियनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना आपके 1923 में पंजाब में की जाती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1923 में पंजाब में की जाती है। और यूनियनिस्ट पार्टी को आप उपलब्धियों से भरा कब देखते हैं? 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आएगा, अभी आगे आप पढ़ेंगे, 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आएगा तो उसके तहत जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो उसमें आपके सिकंदर हयात खान ने सरकार भी बनाई थी इस पार्टी से। तो कई नई पार्टियां आपके कांग्रेस के विभाजन से निकलती दिखाई पड़ रही हैं। तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? 1937 के प्रांतीय चुनाव में, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, 1937 के प्रांतीय चुनाव में सिकंदर हयात खान ने सरकार बनाई थी। यानी एक सफल पार्टी के तौर पर आप जो है इसका निर्माण होते दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। 1924 में आप ये समझिए कि जो मुस्लिम लीग है, यहां पर ध्यान दे सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बाद लगभग लगभग एकदम निष्ठुर हो चुकी थी, नल एंड वाइड हो चुकी थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने से, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आपके 1900 आपके कब 24 में कांग्रेस से अपना इस्तीफा देकर इसे पुनर्जीवित किया। इसे क्या किया? पुनर्जीवित किया। ठीक। तो ये कुछ और दल थे जो आपके किसके समय दिखाई पड़ रहे हैं, ये कुछ और दल हैं जो आपके खिलाफत स्वराज पार्टी के समय कालखंड में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन राजनीतिक दलों की बात करूं तो ये कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जो कि कांग्रेस के लंबे चलने वाले संघर्ष और मार्ग से संतुष्ट नहीं थे। इनमें से कईयों को महात्मा गांधी और कांग्रेस की रणनीति समझ नहीं आ रही थी। तो इनमें से कईयों को जो है सरकार के साथ सहयोग करने की जल्दीबाजी थी। ये आरोप आपके स्वराज पार्टी पर भी लगते हैं और स्वराज पार्टी भी इन आरोपों से बच नहीं सकती कि कहीं ना कहीं उसके कुछ मेंबरान्स में आपके क्या सत्ता का सुख या सत्ता का लाभ जो है आपको दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? एक नेशनल लिबरल लीग भी आई थी, नेशनल उदारवादी लीग। इसके आपके सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल और श्रीनिवास शास्त्री। 1918 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और इस पार्टी को आपने क्या देखा, जब 1923 के काउंसिल के चुनाव होंगे तो बकायदा एक भी सीट नहीं मिलती, दल का पूरा पूरा सफाया हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे दल आपके असहयोग के समय या असहयोग के बाद असंतोष से उभरेंगे। लेकिन इन सब की रेलेवेंस क्या है? इन सब की रेलेवेंस यह है कि इनमें से कोई भी दल कांग्रेस को रिप्लेस नहीं कर पाया। और अब चूंकि कांग्रेस असहयोग के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच तक के इन 8 साल में शांत रहनी है, तो 1925 से लेकर ये कह सकता हूं कि 1923-24 से भारत में एक बार फिर से असहयोग आंदोलन के समाप्त किए जाने से जो उपजा असंतोष है, उसकी जो है क्या कह सकते हैं कि आपके भरपाई करने के लिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। और प्रथम चरण के मुकाबले कांग्रेस ये जो क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण है वो कहीं बेहतर ढंग से, कहीं बेहतर संगठन और कहीं बेहतर योजनाओं के साथ आपको आता दिखाई पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे आपके क्या क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण। ठीक है, तब तक के लिए आप खिलाफत स्वराज पार्टी संबंधित सारे प्रश्नों पर जो है एमसीक्यूज लगाइए। कोई प्रश्न फंसे तो बताइएगा। नमस्कार क्लास।